हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। थैंक यू यार। यार आज ना सुबह सुबह ट्रैफिक में फंसा था, तो मैं बस ये सोच रहा था कि दिन भर की जो इतनी भयंकर एग्जॉशन होती है हमें, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा हैवी वर्कलोड नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? बेसिकली सुबह के वो पहले 10 मिनट होते हैं। सच कहूँ तो मेरी मॉर्निंग्स तो इतनी केओटिक होती है ना, बिना सोचे समझे अलार्म को 5 बार स्नूज करना, ओह गॉड, हाँ सबसे पहले तो वही करते हैं हम। और फिर आंख खुलते ही सीधा हाथ बढ़ाकर फोन उठाना। वो जो अचानक से ईमेल्स और सोशल मीडिया की बाढ़ आती है ना दिमाग में, वो हमारे ब्रेन को मिनट 1 से ही पैनिक मोड में डाल देती है। हाँ, कॉर्टिसोल स्पाइक हो जाता है तुरंत। एग्जैक्टली। फिर रास्ते में ट्रैफिक से लड़ना, वो हॉर्न्स का शोर, ऐसा लगता है कि पूरा दिन एक्चुअली शुरू होने से पहले ही मैं मेंटली और फिजिकली ड्रेन हो चुका हूँ। सुबह की वो शांति तो जैसे अब हिस्ट्री बन गई है यार। बिल्कुल सही कहा तूने। मतलब बेसिकली हम सब सुबह उठते ही ना एक ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, राइट? एक ऐसी रेस जिसमें भागना हमारी मजबूरी बन गई है, बिना सोचे समझे कि हम एक्चुअल में भाग कहाँ रहे हैं। सही बात है। जब सुबह की शुरुआत ही एंजाइटी से होगी तो ऑर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वो तो स्पाइक करेगा ही ना। लेकिन जरा सोच कर देख। हाँ बताओ। इस पूरे टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने का एक छोटा सा राज हो तो, एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसी सिंपल अप्रोच जिससे लाइफ उस डेली क्योस से निकलकर एकदम लेजर फोकस में आ सकती है। ऐसा कोई मैजिक ट्रिक है क्या मार्केट में? इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। वेट व्हाट? 8 बजे से पहले? हाँ बिल्कुल। यार 8 बजे तो आधी दुनिया ठीक से जागती भी नहीं है। लोग अपनी पहली चाय का कप हाथ में लेकर आंखें मल रहे होते हैं, बेड से बाहर निकलने की स्ट्रगल चल रही होती है। हाँ आई नो। और तू यहाँ पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रही है। ये तो सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है मुझे। इम्पॉसिबल लगता है पर एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है ये। मतलब ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? बल्कि सुबह जब दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है ना, उस वक्त का हम क्या करते हैं उस पर निर्भर करता है। दुनिया जब सो रही होती है और डिस्ट्रैक्शन जीरो होते हैं, तब अपने मेंटल स्टेट को एकदम इंटेंशनली डिजाइन किया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में राइटर ने कमाल की बात कही है। अच्छा? हाँ, द मिरेकल मॉर्निंग जर्नल में उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क समझाया है, एक कॉन्सेप्ट जिसको वो लाइफ SAVERS कहते हैं। SAVERS। ओह हाँ, द सावर्स मेथड। और वो ना बहुत कॉन्फिडेंट होकर क्लेम करते हैं कि ये वो स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी लाइफ को अनफुलफिल्ड पोटेंशियल से बचा सकती हैं। पर मुझे लगता है ये फ्रेमवर्क हवा में बातें नहीं लगती। इसका कोई ठोस मैकेनिज्म होना चाहिए। बिल्कुल है। अगर इसको हम आराम से ब्रेक डाउन करें तो ये 6 पावरफुल आदतों का एक कॉम्बिनेशन है जो डायरेक्टली हमारी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी को हिट करता है। ओके, कैसे? पहला लेटर S स्टैंड करता है साइलेंस के लिए, यानी दिन की शुरुआत किसी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से नहीं बल्कि गहरी शांति से करना। मतलब ध्यान लगाना या मेडिटेशन? हाँ, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग। इसका लॉजिक ये है कि जब हम डीप सांसें लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है और वो सुबह का जो स्ट्रेस स्पाइक है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। मेक सेंस। और A क्या है? फिर आता है A फॉर एफर्मेशंस। ये सिर्फ हवा हवाई पॉजिटिव बातें नहीं हैं। हाँ, लोग आजकल बहुत बोलते हैं एफर्मेशंस के बारे में। जब हम डिलिबरेटली पॉजिटिव कमांड्स खुद को देते हैं तो हम बेसिकली अपने ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। हम अपने माइंड को बताते हैं कि दिन भर किस चीज के पर फोकस करना है। अच्छा, तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। जो हम खुद को बोलेंगे हमारा ब्रेन वही पैटर्न्स ढूंढने लगेगा आसपास, राइट? एग्जैक्टली। उसके बाद V है विजुअलाइजेशन के लिए। ये थोड़ा डे ड्रीमिंग जैसा साउंड कर रहा है। नहीं, जहां हम आंखें बंद करके अपने आने वाले दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क्स को सक्सेसफुली पूरा होते हुए माइंड में देखते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन एक्चुअल एक्शन और विविडली इमेजिन्ड एक्शन में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। ओह वाह, सच में? हाँ, तो विजुअलाइजेशन से कॉन्फिडेंस पहले ही सेट हो जाता है। फिर ई से आता है एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को जगाना। सुबह सुबह जिम जाना पड़ेगा? नहीं यार, चाहे वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग ही क्यों ना हो, बस जिससे हार्ट रेट बढ़े और दिमाग में ऑक्सीजन फ्लो करे। फिर R से रीडिंग, कुछ ऐसा पढ़ना जो इंस्पायर करे। और आखिर में S से स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग मतलब लिखना? हाँ, जिसको हम आम भाषा में जर्नलिंग कहते हैं। अपने थॉट्स को पेपर पर उतारना ताकि दिमाग की हार्ड ड्राइव में थोड़ी स्पेस बन सके। यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। मुश्किल लग रहा है? एक तरफ सुनने में ये सब बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी इन्वॉल्व है,
पर प्रैक्टिकली सोचो, क्या इशू लग रहा है? सुबह उठते ही ये 6 अलग-अलग चीजें करनी है। एक तो वैसे ही सुबह टाइम नहीं मिलता, ऊपर से दिमाग आधी नींद में होता है मेरा। हाँ, वो तो है। मुझे ये पूरा का पूरा टास्क लिस्ट सुबह-सुबह एक नया प्रोजेक्ट लग रहा है। पूरा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है सुनकर ही। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि पहली बार सुनने में ये एक लंबा चौड़ा चेकलिस्ट जैसा क्यों लगता है। इसको हम थोड़ा इजी करते हैं। प्लीज यार। एक बिल्कुल सिंपल देसी चाय के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम कैफे में बैठे हैं और चाय तो हम सबको समझ आती है ना? चाय, अब डेफिनेटली कुछ समझ आएगा मुझे। देख, जब हम एक परफेक्ट सुबह की चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलाते हैं? थोड़ी चाय पत्ती, थोड़ी चीनी, दूध और सबसे जरूरी अदरक या इलायची। अदरक के बिना तो चाय चाय ही नहीं होती सुबह की। एग्जैक्टली। सबका अपना एक अलग रोल है और किसी एक को भी स्किप किया तो मजा नहीं आता। अगर चाय में से पत्ती निकाल दें तो वो सिर्फ उबला हुआ दूध रह जाएगा। हाँ, वो तो बेकार लगेगा। हाँ, अगर चीनी में सो जाए तो वो बिल्कुल फीकी लगेगी। अदरक ना हो तो वो सुबह वाली किक नहीं मिलेगी। एक परफेक्ट चाय के लिए इन सभी चीजों का एक सही बैलेंस में होना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा। ओके, मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। बेसिकली एक परफेक्ट दिन के लिए भी ये 6 SAVERS वही चाय की रेसिपी का काम करते हैं। साइलेंस वो अदरक जैसा है जो माइंड को एक शांति वाली किक देता है। क्या बात है। एक्सरसाइज दूध जैसा है जो बॉडी को एनर्जी और वॉल्यूम देता है। अफर्मेशंस चीनी की तरह दिन के नजरिए को थोड़ा मीठा बनाती हैं। ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं हैं यार, एक ही प्याली के इंग्रेडिएंट्स हैं। देखा जाए तो एनालॉजी बहुत ही कमाल की है। बिना अदरक की चाय सच में बेकार लगती है, तो बिना साइलेंस एक्सरसाइज के दिन भी वैसे ही लगता होगा, एकदम फ्लैट। वही ना। पर प्रॉब्लम इंग्रेडिएंट्स की नहीं है यार, प्रॉब्लम प्रिपरेशन टाइम की है। टाइम के चाय बनाने में तो 10 मिनट लगते हैं, पर इन सब प्रैक्टिसेस को साइंटिफिकली सही ढंग से करने बैठे तो घंटों निकल जाएंगे। इतना टाइम किसके पास है? सबको जल्दी होती है। हाँ, वो पैनिक मोड वाली सुबह। वही, किसी को भागकर मेट्रो पकड़नी है, किसी को बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना है, अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स के लिए लॉग इन करना है। हर कोई बिजी आजकल। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये सोचकर कि सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत लंबा वक्त चाहिए। तो लंबा वक्त नहीं चाहिए? नहीं, ऑथर ने स्पेसिफिकली इसी बिजी और कियोटिक लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए द 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। 6 मिनट? हाँ, उन्होंने बताया है कि अगर दिन सच में पैक्ड है, अगर वक्त बिल्कुल नहीं है, तो इन SAVERS को सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में भी पूरा किया जा सकता है। नो वे, सिर्फ 6 मिनट? यस, सीरियसली। 6 मिनट में तो लोग ठीक से अपने फोन के ओवरनाइट नोटिफिकेशंस तक क्लियर नहीं कर पाते। 1 मिनट पर टास्क में क्या ही फर्क पड़ेगा किसी की साइकोलॉजी पर? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि बात घंटों बिताने की नहीं है, बात अपने स्टेट ऑफ माइंड को शिफ्ट करने की है। जरा इस सीन को इमेजिन करो। बताओ। कुल शांति से बैठे और बस गहरी सांसें ली। कॉर्टिसोल लेवल वहीं ड्रॉप हो गया। ओके, एस फॉर साइलेंस। दूसरा मिनट अपनी कोई लिखी हुई डेली एफर्मेशन जोर से पढ़ी। तीसरा मिनट आंखें बंद की और आज के सबसे स्ट्रेसफुल टास्क को स्मूथली होते हुए विजुअलाइज किया। मतलब माइंड को प्रिपेयर कर लिया। हाँ। चौथा मिनट पेन उठाया और जर्नल में जल्दी से एक ऐसी चीज लिखी जिसके लिए आज ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। ये स्क्राइबिंग हो गया। पांचवा मिनट किसी अच्छी बुक का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ लिया जो एक नया आइडिया दे। और छठा मिनट खड़े होकर 1 मिनट तक स्ट्रेचिंग या जंपिंग जैक्स किए ताकि ब्लड फ्लो फास्ट हो जाए। ओह, ओके। सिर्फ 6 मिनट। इस 6 मिनट में माइंड, बॉडी और आत्मा तीनों को एक नया सिग्नल मिल गया कि चार्ज कौन है। दिन तुम्हारा बॉस नहीं है, तुम दिन के बॉस हो। वाह, जब इसको ऐसे मिनट बाय मिनट ब्रेक डाउन किया तो एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है। ये स्टेट ऑफ माइंड को डिसरप्ट करने का एक बड़ा क्विक तरीका है ना? और जर्नलिंग यानी स्क्राइबिंग की बात आई तो ऑथर कहते हैं कि जर्नलिंग को कंसिस्टेंटली शुरू ना करना उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो। उन्होंने जर्नल के ओपनिंग में ही लिखा है कि उन्हें बस इस बात का पछतावा था कि इतना पावरफुल टूल उनके पास था और उन्होंने पहले लिखना क्यों नहीं शुरू किया। मतलब जल्दी दिमाग की हार्ड ड्राइव खाली करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। और इसीलिए इस बुक में आगे मिरेकल मॉर्निंग जर्नल प्लेज दी गई है। प्लेज, कसम टाइप कुछ। ये प्लेज बेसिकली अपने आप से एक वादा है, एक फॉर्मल कमिटमेंट है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाएंगे। जब हम पेपर पर इस प्लेज पर अपने साइन करते हैं तो हम खुद को एक हायर स्टैंडर्ड पे रखने का प्रॉमिस कर रहे होते हैं।
एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है खुद के साथ। सच कहूं तो डेली जर्नलिंग या रूटीन का ये प्रॉमिस कभी-कभी एक मेंटल प्रेशर भी बन जाता है यार। प्रेशर कैसा? हम इंसान हैं, मशीन्स नहीं है। अगर किसी दिन सुबह तबीयत ठीक नहीं हुई या रात भर नींद नहीं आई और रूटीन मिस हो गया तो बहुत हेवी गिल्ट फील होता है। हाँ, वो स्ट्रीक टूटने वाला दुख। हाँ, फिर लगता है कि स्ट्रीक टूट गई, अब हम फेल हो गए, तो अब पूरा रूटीन ही छोड़ दो, मोटिवेशन जीरो हो जाता है। और यही वो जगह है जहां लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। पर इस प्लेज में एक बहुत ही ह्यूमन और लिबरेटिंग एलिमेंट जोड़ा गया है। क्या एलिमेंट? फॉरगिवनेस का, यानी खुद को माफ करने का। इसमें एक्सप्रेसली लिखा है कि लाइफ हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती और अचानक से कर्व बॉल्स आते रहते हैं। ट्रू। इस गिल्टी फीलिंग को एक फ्लैट टायर की तरह समझो, या फिर क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझो। क्रिकेट का एग्जाम्पल, वो कैसे? देख, जैसे क्रिकेट में होता है, अगर एक बैट्समैन एक मैच में डक पे आउट हो जाए, यानी 0 पर, तो क्या वो अगले दिन बैट छोड़ देता है? नहीं यार। क्या वो बोलता है कि मेरी स्ट्रीक टूट गई, अब मैं कभी नहीं खेलूंगा? नहीं यार, ऑब्वियसली नहीं। वो अगले दिन पिच पर वापस आता है और दोबारा खेलता है। बस वही बात है। रूटीन मिस होना वही 0 पर आउट होना है। अगर एक दिन अचानक लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई लेट उठा, तो पूरे महीने का रूटीन फाड़ने की जरूरत नहीं है। अगले दिन पिच पर वापस आना है, अपना पेन उठाना है और नई सुबह के ग्रैटिट्यूड को लिखकर एंट्री पूरी करनी है। हार नहीं माननी है। हाँ, सेल्फ कंपैशन उतना ही जरूरी है जितना डिसिप्लिन। गिल्ट की कोई जगह नहीं है यहाँ। ये क्रिकेट वाली एनालॉजी और फॉरगिवनेस वाली अप्रोच सच में दिमाग से कितना बड़ा बोझ हटा देती है। परफेक्शनिज्म की डिमांड ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। बिल्कुल सही। और सिर्फ ये प्लेज ही नहीं, इस जर्नल की एक और चीज जिसने मुझे इंस्टेंटली अट्रैक्ट किया, वो है इसके अंदर के डेली कोट्स। ओ, वो तो कमाल है। हर दिन के लिए माइंडसेट सेट करने वाले इतने डीप और प्रैक्टिकल कोट्स हैं। जैसे मैं वीक 2 के कोट्स पढ़ रहा था। ट्यूसडे के दिन लिखा है, वरी इज अ मिसयूज ऑफ द इमेजिनेशन। वाओ, कितना सिंपल पर कितना हार्ड हिटिंग सेंटेंस है ये। और उसी हफ्ते के सैटरडे का कोट देख, आई एम गिविंग अप द नीड टू बी परफेक्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑथेंटिक। मतलब अगर हम इन कोट्स पर थोड़ा रुककर गहराई से सोचें, तो इनकी साइकोलॉजी एक्चुअल में लाइफ बदलने वाली है। ऐसा कैसे? पहला कोट जो तूने बताया, वरी इज अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना यानी इमेजिनेशन है। इसी ताकत से हमने नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की, आर्ट बनाया, फ्यूचर प्लान किया। हाँ, वो तो है। लेकिन जब हम वरी करते हैं, घबराते हैं, तो हम एक्चुअली अपनी उस सुपर पावर का इस्तेमाल एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखने में कर रहे होते हैं जो हम चाहते ही नहीं कि सच हो। मतलब हम बुरे आउटकम्स इमेजिन कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। हम मेंटली अपने ही डिजास्टर्स डायरेक्ट कर रहे होते हैं दिमाग में। ये लिटरल सेंस में अपनी मेंटल एनर्जी को अपने ही खिलाफ यूज करना है। ओह वाह, ये पर्सपेक्टिव तो एकदम नया है मेरे लिए। हम एंजाइटी में बैठकर सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते, बल्कि नेगेटिव आउटकम्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। एक नेगेटिव मूवी चला रहे होते हैं लूप पर, है ना? और दूसरा कोट जो तूने बोला, परफेक्शन वर्सेस ऑथेंटिसिटी का, हाँ, वो सैटरडे वाला कोट। आज के टाइम में हम सब इस अनसेड प्रेशर में जीते हैं कि सोसाइटी के सामने, सोशल मीडिया पर या खुद के आईने के सामने हम एकदम फ्लॉलेस दिखें, इंस्टाग्राम फिल्टर्स की तरह परफेक्ट। लेकिन परफेक्ट बनने के चक्कर में हम अपनी ओरिजिनल आवाज, अपना ट्रू सेल्फ खो देते हैं। परफेक्शनिज्म एक थका देने वाली एक्टिंग है, लेकिन जब हम ऑथेंटिक होते हैं, जब हम अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करके दुनिया के सामने आते हैं, तो उसमें एक आज़ादी होती है। ऑथेंटिसिटी का सुकून दुनिया की किसी भी परफेक्ट इमेज से 1000 गुना बेहतर है। ये बात सीधा दिल पर लगती है, पर देखा जाए तो एक रिस्क है यहाँ। कैसा रिस्क? हम ये कोट्स पढ़ लेंगे, इंस्पायर भी हो जाएंगे, सुबह के 6 मिनट वाले SAVRS भी ट्राई कर लेंगे, पर इस सब का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो भी रहा है या नहीं? हाँ, वो ट्रैकिंग का इशू। सेल्फ इंप्रूवमेंट रूटीन्स के साथ सबसे बड़ा इशू यही होता है कि हम एक हफ्ते करते हैं, अच्छा फील करते हैं और फिर भूल जाते हैं। बिना किसी ट्रैकिंग के ये सब बस हवा में बातें बनकर रह जाएंगी। कोई कॉन्क्रीट वे होना चाहिए ना ये मेजर करने का कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा तूने। बिना रिफ्लेक्शन के प्रोग्रेस वैनिश हो जाती है। और इसीलिए ये बुक सिर्फ एक बार पढ़ने वाली नहीं, एक हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल जर्नल है जिसमें कंटिन्यूअस रिव्यू का सिस्टम इनबिल्ट है। ओह, इसमें रिव्यू सेक्शंस भी हैं? हाँ, हर हफ्ते के एंड में अंधाधुन आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि रुककर वीकली रिव्यू करना है, जिसमें हम स्पेसिफिकली 2 चीजें नोट डाउन करते हैं, हमारी अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या रहीं और डिसअपॉइंटमेंट्स क्या रहीं। अच्छा। और बात सिर्फ हफ्ते पर नहीं रुकती, फिर एनुअल और 6 मंथ रिव्यू भी आता है, ताकि मैक्रो लेवल पर प्रोग्रेस क्लियर दिखे। राइट।
और उस एनुअल रिव्यू में ऑथर ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दिया है जिसको उन्होंने 4 बेस्ट ईयर एवर क्वेश्चंस कहा है। हाँ, वो 4 सवाल। ये 4 सवाल काफी डायरेक्ट हैं। पहला है व्हाट डिड आई अकम्प्लिश, दूसरा व्हाट वर माय बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, तीसरा व्हाट वैल्यूएबल लेसन्स कैन आई लर्न फ्रॉम ईच, और चौथा व्हाट आर माय टॉप 3 सक्सेस गाइडलाइंस फॉर द कमिंग ईयर। सही याद दिला दिया। पर एक बात सोचने वाली है, पहले सवाल पर फोकस करते हैं। अकम्प्लिशमेंट्स लिखना कितना मुश्किल होता है ना, हम अपने बारे में अच्छा सोच ही नहीं पाते जल्दी। हाँ, और उसके पीछे एक ठोस साइंटिफिक रीजन है। साइकोलॉजी में इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नेगेटिविटी बायस। इंसानी दिमाग फेलियर्स और खतरों को ज्यादा याद रखता है क्योंकि सर्वाइवल के लिए पहले वो जरूरी था। तो जब पिछले साल का रिव्यू करना होता है तो लोग हमेशा पहले उन बातों पर रोते हैं जहां वो फेल हुए। हाँ, मुझे तो अपनी सारी गलतियां एकदम इंस्टेंटली याद आ जाती हैं। हमें इंस्टेंटली याद आ जाता है कि पिछले महीने हमने क्या गलती की थी, पर अपनी छोटी छोटी जीतों को, अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करना दिमाग नेचुरली नहीं करता। ऐसा ही होता है यार। ऑथर ने खुद का एक बड़ा पर्सनल किस्सा शेयर किया है इसमें। जब उन्होंने पहली बार ये रिव्यू ट्राई किया और अकॉम्प्लिशमेंट्स लिखनी शुरू की तो उन्हें शुरू में लगा था कि साल भर उन्होंने कुछ खास उखाड़ा ही नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने? लेकिन फोर्सफुली जब उन्होंने सोचना और लिखना जारी रखा तो वो 42 अकॉम्प्लिशमेंट्स पर पहुंच गए। 42? वाओ! छोटी जीत, बड़ी जीत, टोटल 42। उस पल में वो पेपर देखकर उनका खुद के लिए परसेप्शन ही बदल गया। नेगेटिविटी बायस टूट गया। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लाइफ में उतना भी पीछे नहीं है जितना उनका दिमाग उन्हें बता रहा था। आज सोचकर ही लग रहा है कि वो कितनी पावरफुल फीलिंग होगी। हम खुद को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते, हमेशा एक कांस्टेंट पनिशमेंट मोड में रहते हैं कि और बेहतर करना चाहिए था। और इसलिए दिमाग को फोर्स करके पहले अकम्प्लिशमेंट्स लिखना जरूरी है। जब तक हम अपनी जीत को देखकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, आगे का रास्ता मुश्किल ही लगेगा। सही बात है। उसके बाद जब डिसअपॉइंटमेंट्स लिखते हैं तो तीसरा सवाल उसको बैलेंस करता है। वो पूछता है कि इन डिसअपॉइंटमेंट से वैल्यूएबल लेसन्स क्या मिले, ताकि फेलियर से सीख मिले, ना कि सेल्फ पिटी आए। ये कंप्लीट कॉग्निटिव शिफ्ट है। और इन सबको रिव्यू करने के बाद चौथा सवाल आगे के साल की गाइडलाइंस मांगता है। और मजेदार बात यह है कि ऑथर ने इस किताब में अपनी खुद की टॉप 3 गाइडलाइंस शेयर की हैं जो उन्होंने इन्हीं रिव्यूज से सीखी थी। हाँ, वो 3 गाइडलाइंस। राइटर ने कमाल की बात कही है और इंडिविजुअली मुझे उनकी गाइडलाइंस बहुत ही काउंटर कल्चरल लगी। हाँ, ऑथर की जो 3 गाइडलाइंस हैं वो आज के फास्ट पेस दौर में सुनने में अनयूजुअल जरूर लगती हैं। उनकी पहली गाइडलाइन थी कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट या टास्क पर सिंगल माइंडेड फोकस करना और पहले उसको पूरा करना, बजाय इसके कि 10 चीजों को एक साथ शुरू करके आधा छोड़ दो। राइट? एग्जैक्टली। दूसरी गाइडलाइन थी कि ऐसे काम डेलीगेट करना शुरू करो जो आपके नेचुरल टैलेंट से अलाइन नहीं होते। और तीसरी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, हर चीज को, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, फन, अनकंडीशनल लव और ऑथेंटिक ग्रैटिट्यूड के साथ करना। यार, ये लिटरली हसल कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट चाहता है। आजकल सोसाइटी हमें सिखाता है कि हर वक्त सब कुछ खुद करो, मल्टीटास्किंग करो, बर्नआउट तक काम करो। पर ऑथर कह रहे हैं कि एक वक्त में एक काम करो। हाँ, वो फोकस की आदत डालने को बोल रहे हैं। और वो डेलीगेट वाली बात तो बहुत हिट करती है मुझे। हमें लगता है कि अगर हमने किसी और को काम दिया तो उतना अच्छा नहीं होगा। पर असली सच ये है कि जो एरिया हमारा जीनियस जोन नहीं है, उसमें जरूरत से ज्यादा टाइम वेस्ट करने से हम अपना असल पोटेंशियल ब्लॉक कर देते हैं। हम बिजी जरूर दिखते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं होते। एग्जैक्टली। और उस तीसरी गाइडलाइन को ध्यान से देख, हर काम को अनकंडीशनल लव और ग्रैटिट्यूड के साथ करना। ये प्रैक्टिकल कैसे है? सोच, अगर हम सुबह का आम सा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं या ऑफिस की कोई बहुत ही बोरिंग स्प्रेडशीट पर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन अगर उस पल हमारे अंदर ये ग्रैटिट्यूड है कि चलो कम से कम हमारे पास एक जॉब है या खाने को राशन है, और हम उस काम में थोड़ा सा फन एलिमेंट ले आते हैं, शायद कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर, तो वो कम बर्डन नहीं रहता। उस काम की एनर्जी और हमारी खुद की इंटरनल फ्रीक्वेंसी तुरंत चेंज हो जाती है। देखा जाए तो दिमाग का पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो जाता है उस इंटेंशनल एनर्जी से, है ना? आज हमने जो भी चर्चा की है, इन बातों में एक अजीब सी क्लैरिटी है। ऐसे कैफे में बैठकर लाइफ की डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स पर डिस्कशन करने का एक अलग ही मजा है। बिल्कुल। पर इस सबको रैप अप करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। वो क्या? हम अपने करियर्स प्लान करने में महीनों लगा देते हैं,
अपनी हॉलीडेज और वीकेंड्स की आइटिनरी हफ्तों पहले डिसाइड कर लेते हैं। सही बात है। तो फिर दिन का सबसे क्रूशियल हिस्सा, हमारे दिन का पहला घंटा, जो बाकी के 23 घंटों का टोन सेट करता है, हम उसको पूरी तरह चांस पर या उन फोन नोटिफिकेशंस के हवाले क्यों छोड़ देते हैं? ये सोचने वाली बात है। सच में यार, ये थॉट ही काफी है कल की सुबह को एक अलग नजरिए से देखने के लिए। और वैसे भी नॉलेज को अगर अप्लाई नहीं किया तो वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट बनकर रह जाती है। हाँ, बातों से लाइफ थोड़ी बदलती है। बातों से लाइफ नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। मैं तो सोच रहा था कि इन सब बातों से इंस्पायर होकर कल सुबह एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में क्या एक छोटा सा पर्सनल चेंज लाने वाले हैं। तेरा क्या प्लान है कल सुबह का? मेरा प्लान उस स्क्राइबिंग वाले पार्ट से जुड़ा है। मैं कल सुबह उठकर अपने जर्नल में एक नई एफर्मेशन लिखने वाली हूँ। जो बात हमने अभी परफेक्शन वर्सेस ऑथेंटिसिटी के बारे में डिस्कस की ना, उसने मुझे बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट किया। ओ अच्छा। तो मैं कल सुबह इंटेंशनली लिखूंगी कि आई एम इनफ एज आई एम एंड आई चूज टू बी कंप्लीटली ऑथेंटिक टुडे। मैं इस थॉट को फिजिकली पेपर पर लिखूंगी ताकि वो दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में अच्छी तरह सेट हो जाए। तुम्हारा क्या प्लान है कल के लिए? यार मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा शुरुआत में, पर कल सुबह उठते ही मेरी वो जो सबसे टॉक्सिक आदत है ना, बेड पर पड़े पड़े 20 मिनट तक एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मैं उसे ब्रेक करने वाला हूँ। गुड लक विद दैट। फोन उठाने की बजाय मैं उस सिर्फ 1 मिनट का साइलेंस ट्राई करूंगा। पहले बस आंखें बंद रखूंगा, डीप सांसें लूंगा ताकि कॉर्टिजोल का वो अर्ली मॉर्निंग स्पाइक ना हो, और स्लोली लेट द डे बिगिन, बिना किसी डिजिटल शोर शराबे के। मुझे लगता है सिर्फ वो 1 मिनट भी मेरे पूरे दिन का एंकर बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा यार। और वही कॉन्शियसली दिन को शुरू करना तो इस मिरेकल मॉर्निंग का असल एसेंस है। सुबह अब एक टेंशन नहीं, हमारा अपना एक पर्सनल स्पेस बन जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल की सुबह हम सबकी लाइफ में और भी ज्यादा शांत, ऑथेंटिक और ट्रांसफॉर्मेशनल होगी, इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।